तो जिन्हें हम सिर्फ मिसाइल मैन समझते रहे, जिन्हें मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान के तौर पर जाना गया, आम लोग जिन्हें भारत के सदर के तौर पर पसंद करते रहे, दरअसल वही एपीजे अब्दुल कलाम सही मायने में दिफाई साइंसदान थे। सिर्फ मिसाइलों के जरिए मुल्क की हिफाजत नहीं, बल्कि अब्दुल कलाम ने हर उस शोबे में महारत हासिल की थी जिससे मुल्क और यहाँ रहने वाले लोग महफूज रह सकें। उन्हें मुस्तकबिल की भी फिक्र थी, और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा उन साइंसदानों का है जिन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला। न सिर्फ उन्होंने उनके साथ काम किया, बल्कि उनकी क़यादत में ही आज से 25 साल पहले दुनिया को ऐसा फार्मूला दिया जो आज कोरोना के खिलाफ जंग में अचूक साबित हो रहा है। कोविड-19 ऐसा वायरस जिसने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया को हिला रखा है। हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गईं, लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग आज भी इस जानलेवा वायरस से जूझ रहे हैं। काम धंधे बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, दुनिया ठप हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। पहले सावधानी को ही सबसे बड़ा मंत्र बताया गया, फिर बाजार में वैक्सीन आ गई, लेकिन आज तक कोरोना की सटीक दवा का अता पता नहीं। इस बीच डीआरडीओ ने कोरोना की रामबाण दवा बनाने का दावा कर दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज को लॉन्च किया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस दवा को ग्वालियर के डीआरडीओ लैब में लगभग 25 साल पहले बना लिया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास ने कैंसर थेरेपी के लिए इसे तैयार किया था। उस समय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के महानिदेशक हुआ करते थे। प्रोजेक्ट में शामिल रहे वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर पांडे ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आखिर इनमास को पूरा प्रोजेक्ट कैसे मिला। देखिए 1995-96 की बात है। उस समय एनमास कैंसर के ऊपर काम कर रहा था और दवा सिग्मा से परचेज करता था। सिग्मा यूएसए की एक कंपनी है। जब उनको ये परेशानी आई तो उन्होंने जो है उस समय के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपनी ये समस्या बताई। उस समय प्रोफेसर डॉक्टर विनय जैन ने ये अपनी समस्या रखी तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने छूटते कहा कि क्या आपने डीआरडी के जो डायरेक्टर डॉक्टर आर स्वामी से बात की? तो उन्होंने कहा उनसे तो बात नहीं हो पाई। तो उनका नहीं, आप उनसे बात कीजिए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है और मुझको उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा और ये आप उनसे एक बार ज़रूर बात कीजिए। तो डॉक्टर स्वामी से उन्होंने बात की। डॉक्टर स्वामी के अंडर में मैं चूँकि डायरेक्ट काम करता था, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, तो उन्होंने मुझको ये काम सौंपा और ये साथ में कहा कि ये एक चैलेंज है और इसको आपको चैलेंज के रूप में लेना है और जितनी जल्दी हो सके इसको ये मॉलिक्यूल बना करके देना है, क्योंकि उनका काम रुका हुआ है। तो मैंने भी जो है भरसक प्रयास किया और करीब करीब 1 साल में मैंने कंपाउंड को तैयार किया और इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी हमने डीआरडी में ही की। उसके बाद इसका ट्रायल एनमास में हुआ, एनमास भी उससे संतुष्ट हुआ। ड्रग कंट्रोलर ने भी इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। आईसीएमआर से भी से परमिशन मिली नो ऑब्जेक्शन की और उनसे भी परमिशन मिली और ये 1998 के बाद से लगातार एनमास उस पर कैंसर के ऊपर काम करता चला आ रहा है। साल 1995 में इस मॉलिक्यूल पर काम शुरू हुआ, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही लगभग तैयार कर लिया, जिसके बाद इसे फरवरी 1998 में पेटेंट भी मिल गया। तभी से ये दवा कैंसर थेरेपी के लिए कारगर साबित हो रही थी। अभी हाल ही में इनमास और डॉक्टर रेड्डी लैब ने इस दवा का कोविड को लेकर भी परीक्षण किया और परीक्षण सफल हो जाने के बाद इसे कोरोना के लिए लॉन्च कर दिया गया। हालांकि जिस वक्त इस दवा को बनाया गया उस वक्त अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत कैंसर के इलाज का कोई भी ऐसा फॉर्मूला तैयार करे। दरअसल अमेरिका को कैंसर दवाओं पर अपना एकाधिकार खत्म हो जाने का खतरा सता रहा था। यही वजह है न सिर्फ डीआरडीओ की कई लैब्स पर अमेरिका ने उस वक्त प्रतिबंध लगा दिया,
बल्कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के भारतीय संस्थाओं को निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जब मैंने पहली बार परचेज किया था एज ए स्टैंडर्ड अपने यहाँ चेक करने के लिए, तो मैंने उसको 5,000 रुपये में परचेज किया था 1 ग्राम। और जब मैंने यहाँ लैब में जो है बनाया तो उसकी कीमत आई 250 ग्राम। तो आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 5,000 और 250 ग्राम 250 रुपये, तो इसमें जो है कितना अंतर है। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा दी जाए तो उसकी कीमत और कम हो जाएगी। अभी जो है डॉक्टर रेड्डीज़ ने शायद आपको जानकारी होगी कि उन्होंने जो ये पाउच बनाया है 5.85 ग्राम का, उसकी उन्होंने कीमत 500 से 600 रुपये रखी है। इसका मतलब कि 1 ग्राम की कीमत लगभग जो है 100 रुपये के आसपास है। तो अगर जो है 100 रुपये में अगर हमारा काम चल रहा है तो हम क्यों जो है 5,000 रुपये की जो दवा बाहर से खरीदें। ये एपीजे अब्दुल कलाम की सोच का ही परिणाम था कि भारत ने आज से 25 साल पहले ऐसी दवा तैयार कर ली थी जो आज इस वैश्विक महामारी में रामबाण साबित हो रही है। डॉक्टर कलाम साहब जो है भविष्य दृष्टा थे। उनको आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उनसे बात करते तो उनको हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी। चूँकि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज़्यादा रहा, इसलिए लोगों ने उनको जो है मिसाइल मैन का नाम दिया और उसी से वो प्रसिद्ध हुए। लेकिन जो उनको नज़दीक से जानता है, जैसे जो है मेरा जैसा व्यक्ति, वो जानता है कि उनके अंदर कितनी खूबियाँ थीं। और वो करीब 54 लेबोरेटरी के हर जो है डायरेक्टर को, जैसा कि हमारे यहाँ है कि जो हर लैब का अपना एक चार्टर होता है, तो वो जितने भी चार्टर हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। जो काम हमको दिया जाएगा वो काम किसी दूसरे लैब को नहीं दिया जाएगा। तो वो हर जो डायरेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण जो है सुझाव देते थे। इसी से साबित होता है कि उनके पास जानकारियों का भंडार था। अब ये बात दूसरी है कि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज़्यादा रहा है, इसलिए लोग उनको मिसाइल के नाम से जानते थे, लेकिन वह ही वॉज द जो ट्रू साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों को शुरुआती दौर में ही सफलता मिल गई। एक तो उनके पास कोई ठोस मेडिकल रिसर्च नहीं थी, इसके साथ ही संसाधन भी सीमित थे। लेकिन अब्दुल कलाम के दिशा निर्देश और कुछ कर गुजरने के जुनून ने ऐसे वक्त में भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता दिलाई जब इस क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका का ही दबदबा था। उसको जब हम लोगों ने पहली बार इंजेक्ट किया तो हमको जो है मोर्टेलिटी, बहुत हाई मोर्टेलिटी जो है लगी। तो उस पर ये सोचा गया कि ये कंपाउंड तो जो है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसी जो दिक्कत आई। तो हमको जो है ये बाद में पता लगा कि हम जिस चीज़ से इसको न्यूट्रलाइज करते थे वो बेरियम कार्बोनेट था। बेरियम कार्बोनेट एक्चुअली रोडेंटिसाइड है। ये आप लिटरेचर में ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और बेरियम कार्बोनेट एक सॉफ्ट बेस भी है। तो हम न्यूट्रलाइज करते थे बेरियम कार्बोनेट से, और किसी वजह से हम उसको जो है पूरा का पूरा निकाल नहीं पाते थे। और वही जो है बेरियम कार्बोनेट जब हम ये इंजेक्शन देते थे अपने जो 2DG का, तो वो उसके साथ चला जाता था, मोर्टेलिटी उसी से होती थी। तो ये तो चूँकि रिसर्च का एक पार्ट है, तो ये मैंने जिस समय मैं ये कर रहा था उस समय मैंने ये चर्चा में बताया कि कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब काम करते हैं तभी दिक्कत समझ में आती है। और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये 1958 में जो है रिपोर्ट हुआ था कहीं पर, जगह का नाम नहीं है, लेकिन जो है 1973 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये इसका पहला पब्लिकेशन था। तो 1958 में क्या स्थिति रही होगी लिटरेचर की और क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति रही होगी, तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, डिस्कस करके, लाइब्रेरी रिसर्च करके ये काम किया। तो दिक्कतें तो आईं, लेकिन उसका समाधान भी हुआ। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। वहीं तीसरी लहर की आहट भी लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये वायरस किसी को भी नहीं बख्शता। ऐसे में अब्दुल कलाम के रामबाण आविष्कार 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज ने दुनिया भर में उम्मीद की नई किरण जरूर जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए जानते हैं कैसे काम करती है ये दवा। आपको बताएंगे तफसील से कि आखिरकार ये दवा किस तरह से काम करती है। आपको बता दें कि एक नई इजाद के तहत अब उम्मीदों की नई रोशनी भी नजर आने लगी है। तो कोरोना वायरस के इलाज का दावा करने वाली DRDO की दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। ये दवा पाउडर के फॉर्म में आती है, जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है।
ये दवा मरीज के इन्फेक्टेड सेल्स पर जमा हो जाती है। इन्फेक्टेड सेल्स पर जमा होने के बाद ये दवा वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन से वायरस को बढ़ने से रोक देती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स की पहचान करती है और उन पर काम करके उन्हें खत्म कर देती है। कोरोना वायरस के मरीजों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन्हें बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। और कोरोना के कहर के दौरान दिफाई महकमा DRDO की नई दवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक नई उम्मीद जगा दी है। DRDO की इस नई कोरोना रोकने वाली दवा का इस्तेमाल इमरजेंसी के हालात में कोरोना मरीजों पर किया जाएगा। दावा है कि इस दवा से कोरोना मुतासिर मरीजों में ऑक्सीजन की कमी के चैलेंज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोरोना से हारती जिंदगी को नई उम्मीद, उखड़ती सांसों को नई जिंदगी। ऑक्सीजन की किल्लत अब नहीं लेगी जान। बाजार में आया DRDO का रामबाण। कोरोना के वार को खत्म करने के लिए DRDO ने एक दवा तैयार कर ली है। DRDO ने दावा किया है कि दवा से मरीज न सिर्फ जल्दी ठीक हो जाएंगे, बल्कि इसके असर से कोरोना फेफड़ों को कम नुकसान पहुंचा पाएगा। इस दवा को कोरोना के लिए रामबाण कहा जा रहा है। इसे DCGI ने DRDO की लैब में तैयार किया है। दवा को नाम दिया गया है 2DG यानी 2-deoxy-D-ग्लूकोज। इस दवा को कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। इसे पानी में घोलकर दिया जाता है। दावा किया जा रहा है इस दवा को लेने से कोरोना मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ही ठीक हो जाते हैं। दावा यह भी है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई है। हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। कोरोना के साथ इस जंग के लिए DRDO ने पिछले साल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच देश भर के अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल किया गया। पहले फेज के ट्रायल में 110 मरीजों को शामिल किया गया, जिसके बाद ये देखा गया कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना से जल्दी ठीक हुए। ट्रायल में शामिल मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फिर इसके ट्रायल्स हुए। इस बार 220 मरीजों को इसमें शामिल किया गया और देखा गया कि जिन लोगों को दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन खत्म हो गई। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुँचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा से अस्पतालों में भर्ती मरीजों में तेज रिकवरी देखने को मिली। साथ ही बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट में कमी भी देखने को मिली। इस दवा से इलाज में बड़ी संख्या में मरीज RT-PCR नेगेटिव हुए। खास बात यह भी है इस दवा से 65 साल से ऊपर के मरीजों में भी फास्ट रिकवरी देखी गई। यानी ये दवा कोरोना के खिलाफ रामबाण साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस बीच कानपुर के IIT के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म हो जाएगा,
लेकिन साथ ही ये भी दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है और ये कितनी खतरनाक होगी इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। कोरोना पर लापरवाही पड़ सकती है जान पर भारी। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक का दावा, जुलाई तक खत्म हो जाएगी कोरोना की सेकेंड वेव। लेकिन तीसरी लहर से रहना होगा सावधान। अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर जुलाई तक रहेगा। इसके बाद इसका असर बेहद कम हो जाएगा। दरअसल पिछले 7 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस को लेकर आईआईटी ने एक मैथमेटिकल स्टडी की है, जिसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि मई के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस का कहर अपने पीक पर होगा और फिर उसकी रफ्तार घटने लगेगी। इसके लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पीक पर है। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना अपने चरम पर होगा और फिर घटने लगेगा। आईआईटी की स्टडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 35,000 केस रोजाना आ सकते हैं। दिल्ली में यह केस 30,000 प्रतिदिन हो सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 11,000 और राजस्थान में 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना की महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। दूसरी लहर यहाँ तक हमारा अंदाज है जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी और कुछ लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर का असर जुलाई तक कम होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना को लेकर सावधानी ना बरती जाए। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। हालांकि ये कितनी खतरनाक होगी, ये बच्चों को अपना शिकार बनाएगी या कोई नया रूप लेकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगी, इसके बारे में रिसर्च में कुछ पता नहीं चल सका है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ एक इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव दिखने में नहीं आएगा। दावा किया जा रहा है कि कुछ तरीकों को अपनाकर कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम किया जा सकता है। पहला, सितंबर-अक्टूबर तक देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जाए। दूसरा, नए वेरिएंट की जल्द पहचान कर उसे रोक लिया जाए। इसके साथ ही ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाए। अगर इन तरीकों को अपनाया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम जरूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।